बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 और चैप्टर 9 के कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं और सवालात हैं जो अहम हैं वो मैंने आपको बताने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ना एक सवाल देखिए। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है ए -5 और -4, और एक बी है 1 0, और एक सी है 6 और 7। चेक द डिस्टेंस फार्मूला वेयर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कि हमने ये बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है कि आपने डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी और डिस्टेंस ऑफ ए सी मालूम करना है, और डिस्टेंस ऑफ ए बी और डिस्टेंस ऑफ बी सी को अगर आप ऐड करें और वो डिस्टेंस ऑफ ए सी के इक्वल आ जाए तो ये आपस में कोलिनियर है। यानी कि आपके पास डिस्टेंस ए है, बी है और सी है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अगर आप आपस में ऐड करते हैं तो ये इस पूरे के बराबर अगर आ जाता है तो ये आपस में कोलिनियर है। तो सिंपल है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूले को ज़रा ध्यान से आपने देखना है। डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो ए के पॉइंट आपने यहाँ पर सबसे पहले लिखने हैं -5 और -4, और बी के पॉइंट आपने लिखने हैं 1 और 0। अब डिस्टेंस फार्मूला इसको ध्यान से देखिए। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट है। अब वही बात कि x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये x2 है 1, तो 1 लिखना है, माइनस माइनस आ गया। x जो 1 है उसकी वैल्यू है जी -5, तो -5 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस ये फार्मूले वाला, और y1 की वैल्यू है 4 -4, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर ये हो गए प्लस हो गए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आगे आपने इसको देखना है, फिर 5 और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 5, तो 5 + 1 ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये है 4 का स्क्वायर आ गया है। ठीक है। अब आगे ज़रा चलिए। अब ये जो है आपके पास ये अब 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 + 16 ये 52 आ जाएगा, तो आपने √52, और आप इसको 2√2 भी लिख सकते हैं। यही साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको ये जवाब दे देगा। अच्छा, अब फिर हम डिस्टेंस ऑफ बी सी मालूम करते हैं, तो बी के पॉइंट लिखने हैं, फिर सी है तो सी के पॉइंट आप लिखने हैं। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 हो जाएगा। फार्मूला जो है वो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको बच्चों डिस्टेंस का याद होना चाहिए। x2 की वैल्यू है जी 6, तो यहाँ पर आपने पुट कर देना है 6। ठीक है। उसके बाद माइनस, और ये x जो वो 1 है वो x1 की वैल्यू 1 ही है, प्लस y2 की वैल्यू 7 माइनस माइनस, और y1 की वैल्यू है 0। ठीक हो गया बच्चों। अब आगे फिर 6 में से 1 गए तो 5 का स्क्वायर प्लस 7 - 0 7 ही आएगा, तो 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, और ये आगे जी हमारे ऊपर इसके ऊपर √25 + 49 ये 74, और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। ठीक है बच्चों। अब आगे है बच्चों, आगे हमारे पास ये डिस्टेंस ऑफ ए सी मालूम करना है, तो ए के पॉइंट और सी के पॉइंट आपने यहाँ पर लिखने हैं। फिर ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट। x2 की वैल्यू आ गई 6, आपने यहाँ पर लिखी। फिर x1 की वैल्यू है -5, तो ये माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस मिलकर ये हो जाएंगे +5। ठीक है। इनका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 7, और y1 की वैल्यू है -4, तो माइनस माइनस मिलकर ये +4 हो गए। ठीक है। 6 + 5 का होल स्क्वायर ये आ गया 11 का स्क्वायर, प्लस 7 + 4 ये भी हो गया 11, तो 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, प्लस 11 का स्क्वायर 121, तो ये आ गया 242 अंडर रूट। अब जो है डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ए सी। डिस्टेंस ऑफ ए बी √52 प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी √74।
तो ये इन दोनों जो है इसके इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास नॉट कोलिनियर है। अगर ये बराबर हो जाते तो ये आपके पास कोलिनियर होता। ठीक है, ये एक सवाल है जो आपको आना चाहिए। अब एक और सवाल है, उसको भी आपने समझना है। अब बच्चों ये एक और सवाल है कि हमारे पास पॉइंट है -3, -5, 3, -3 एंड 0, 6 है। हमने अब इनको सोल्व करना है और ये बताना है कि ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया ए का, और इसको नाम दे दिया बी का, और इसको नाम दे दिया सी का। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी मालूम करेंगे। तो ए के पॉइंट -3, -5 और बी के पॉइंट 3, -3 ये हमने लिखने हैं, और ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हमने x2 की वैल्यू 3 है, और x1 की वैल्यू अगर आप देखें तो -3 है, तो माइनस माइनस ये हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस y2। अब y2 की वैल्यू है -3, और y जो है y1 उसकी भी वैल्यू है जी हमारे पास -5। ठीक है, तो ये आ गया, ये माइनस है तो इसलिए हमने इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 6 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 5 तो ये आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 36 + 4 अंडर रूट, तो ये आ गया 40 अंडर रूट। और आप इसको अगर 2 अंडर रूट 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपने ये ध्यान से ये फार्मूला जो है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपने फिर इसके अंदर x2 - x1 वही ये x1 होता है, ये y1, ये x2 y2 आपके। फिर आपने a b का डिस्टेंस मालूम करना है। फिर इसी तरीके से आपने b c, तो b के पॉइंट और c के पॉइंट लिखने के बाद आपने डिस्टेंस फार्मूले इसके अंदर वैल्यू को पुट करना है, और आपके पास का आंसर आ जाएगा। फिर अब ए सी का डिस्टेंस मालूम करना है, तो आपने ए के पॉइंट और सी के पॉइंट लिखने हैं, इसको इस फार्मूले के अंदर आपने पुट करना है, तो आपके पास इसका जवाब भी आ जाएगा। अब हमने ये मालूम करना है कि कौन सी ट्राइएंगल है। देखें, इक्विलेटरल ट्राइएंगल उस वक्त होती है जब तीनों साइड्स बराबर हों। तो तीनों बराबर हैं तो ये इक्विलेटरल नहीं है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर नहीं है। आइसोसेलेस ट्राइएंगल ये उस वक्त होती है जब दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो अब यहाँ पर देखें, तीनों आपस में बराबर नहीं है। जब दो साइड्स बराबर हों तो आइसोसेलेस ट्राइएंगल बनेगी। तो दो साइड भी बराबर नहीं है। तो अब हम इसे देखते हैं कि क्या ये राइट ट्राइएंगल है। तो राइट ट्राइएंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम, पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, इक्वल टू एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज होती है बड़ी साइड। तो तीनों में आप देखें कि बड़ी साइड कौन सी है, 130 है। ठीक है ना, ये 40 है, ये 90 है, और ये 130 है, तो ये बड़ी है, तो ये h हो जाएगा। और इन दोनों में से एक को आप b कह लें और एक को आप h कह लें। ठीक है, तो अब b का स्क्वायर, तो ये वो है जी 2√10। ठीक है, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस b 3√10 इसका स्क्वायर, इक्वल टू √130 का स्क्वायर। अब ये अब वही बात कि अंडर रूट अगर 40 होता तो इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ के कैंसिल होकर 40 बनता है, और ये 90 है यहाँ पर, तो 90 का स्क्वायर के साथ के कैंसिल होकर, यानी आप इसको अगर इसी को ही अगर कैलकुलेटर में सोल्व करें तो ये 90 आता है, ये स्क्वायर कैंसिल तो 130, 90 + 40 तो ये आपके पास 130 बनता है। तो दोनों साइड्स जब आपस में इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये ए राइट ट्राइएंगल है। अब एक और ट्राइएंगल होती है हमारे पास, स्केलन ट्राइएंगल। ये स्केलन ट्राइएंगल के तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं है। तो आप ध्यान से देखें कि तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं है, तो ये स्केलन ट्राइएंगल भी है। अब ये राइट ट्राइएंगल भी बन गई है, तो स्केलन भी बन गई है, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा यहाँ पर राइट स्केलन ट्राइएंगल। इसका नाम बन गया है राइट स्केलन ट्राइएंगल, इसका नाम बन गया है। ठीक है, ये इस तरीके से अगर आपको कहा जाए कि आपके पास एक ट्राइएंगल है और आप हमें बताएं कि ये कौन सी ट्राइएंगल है, तो आपने इस तरीके से इसको सोल्व करना है। अब एक और चीज़ है कि पेरीमीटर भी मालूम करना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइएंगल सिंपल, तीनों साइड्स को आपने आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, ये जो तीनों डिस्टेंस है आप बेशक इनको पॉइंट में ले आएँ,
तो पॉइंट में जब आप इनको लेकर आएंगे तो आपने इन तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है। ये जो तीनों डिस्टेंस है आपके पास, तो आप के पास इसका जो है यानी ये 2√10 प्लस 3√10 और ये प्लस √130, तो ये आपके पास 27.21 यूनिट्स जो है इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये आपको ये जो है कि ये इक्विलेटरल, आइसोसलीट, राइट ट्राइंगल, स्केलेंट ट्राइंगल और पेरीमीटर, ये चीज़ें समझाने के लिए मैंने ये सवाल आपको समझाया है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब एक और सवाल है इसी चैप्टर का, वो भी अहम है, वो देखते हैं। तो बच्चों अब सवाल है कि हमारे पास एक डायग्राम है, कहता है कि लुक एट दी ट्राइंगल ABC इन दी एडजॉइनिंग फिगर। ये एक तस्वीर है, कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट D एंड E ऑफ AB एंड AC, कि AB और AC के दरमियान ये दो मिड पॉइंट है D और E, ये आपने मालूम के करने हैं, इनके कोऑर्डिनेट मालूम के करने हैं, ठीक हो गया बच्चों। और फिर आपने में मालूम करना है डिस्टेंस ऑफ DE और डिस्टेंस ऑफ BC, फिर आपने हाफ के करना है डिस्टेंस ऑफ BC को, और फिर दोनों को आपने आपस में कंपेयर करना है। तो अब यहाँ पर आपको जो है चैप्टर 8 में भी मैंने मिड पॉइंट जो है वो समझाया है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट आपको मालूम है कि उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और कोमा y1 प्लस y2/2। अब ये डी में मिड पॉइंट है ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान है। तो अब आपने ये जो है ए और बी के कोऑर्डिनेट अब आपने ले लेने हैं, ठीक है। अब ए देखिए, इसका x1 3 है और इसका x1 -4 है, तो 3 - 4 ठीक बाई 2, y1 इसका है जी 7 और 0, तो 7 + 0/2 आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब ये -4 में से जब 3 माइनस होंगे तो ये बच जाएगा -1, तो -1/2 ये आ जाएगा और 7/2 आ जाएगा। जब आप इसको पॉइंट में लेकर आएंगे तो ये -0.5, 3.5, ये मिड पॉइंट ऑफ डी आपने मालूम कर लिए हैं। और मिड पॉइंट का फार्मूला ये है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है ना। दो कोऑर्डिनेट है, पहला x1 y1, x2 y2 होता है। फिर ई के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं और ई ए और सी के दरमियान है, तो ए और सी के कोऑर्डिनेट भी बच्चों हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो अब ये जो है, अब फिर आपने वही वाला मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाना है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। ये वाला जो फार्मूला है ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, ये आपको ध्यान से इसको याद करना है और ये चैप्टर 8 में भी इस्तेमाल होगा। अब तो ई के भी कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए, ठीक है। अब ई के कोऑर्डिनेट भी आ गए हैं, तो अब आपने डिस्टेंस ऑफ डी ई मालूम करना है, क्योंकि उसने कहा है कि डिस्टेंस ऑफ डी ई भी आपने मालूम करना है। तो अब डी के भी पॉइंट है हमारे पास और ई के भी पॉइंट हैं, तो ये x1, ये y1, ये वाला x2, ये वाला y2 हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। तो अब डी ई के कोऑर्डिनेट्स आपने वही वाला ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 इसके अंदर पुट करके इसको सोल्व करना है, तो आपके पास का जो जवाब आएगा उसको भी देख लीजिए। अब इसका जो डिस्टेंस ऑफ डी ई आपके पास आ गया वो आ गया √16, √16 होता है 4। अब डिस्टेंस ऑफ बी सी भी हमने मालूम करना है, तो डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो अब बी के कोऑर्डिनेट भी आपके पास बच्चों मौजूद है और सी के कोऑर्डिनेट भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। डायग्राम में ये बी के कोऑर्डिनेट भी हैं, सी के भी हैं, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 डिस्टेंस फार्मूले के अंदर आपने पुट के करना है x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x सी का मतलब है कि वो ये वाला कि सी का x माइनस बी का x, तो आपने इस चीज़ का फोकस नहीं करना, आपने इनको नाम दे देने हैं। x1 ये है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपने फिर इसको मालूम किया तो ये आ गया √64 और √64 होता है 8। फिर इसके बाद उसने कहा था जी हाफ का करना है डिस्टेंस ऑफ बी सी को, ठीक है। ये देखिए हाफ द डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो बी सी की डिस्टेंस जब हाफ होगा तो ये आपके पास आ जाएगा जी, हमारे पास हाफ होकर ये 4 आ गया है। तो अब इन दोनों को कंपेयर भी करना है, तो कंपेयर, तो अब देखेंगे हाफ डी ई जो है वो हाफ बी सी की
इक्वल आ गया है। तो यही इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। DE 4 है और BC के डिस्टेंस को हाफ किया जाए तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो ये सवाल बताने का जो मकसद है बच्चों वो ये है कि एक मिड पॉइंट कैसे मालूम होता है, इसका फार्मूला आपको समझ आ जाए और इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो उसको कैसे मालूम किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जानिब। तो बच्चों चैप्टर 9 स्टार्ट करने से पहले ये एक सवाल है, इसको आप ज़रा समझ लीजिए। बच्चों हमारे पास जो एक्सेस होते हैं ठीक है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, ये x पॉजिटिव ये y पॉजिटिव और इस साइड पे x नेगेटिव और यहाँ नीचे y नेगेटिव होता है, ठीक है। अब तो अब और जब आपको इस तरह के दो पॉइंट दिए जाते हैं 0 1 कह रहे थे, तो पहला x होता है, दूसरा हमेशा y होता है, ठीक है। तो अब और एक और चीज़ के साथ समझिए कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये x है और ये y होता है। अब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पर अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट x पर है, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, ठीक है। ये आप ज़रा देखें कि x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर पॉइंट है, x एक्सिस पर पॉइंट है, तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू 0 होगी। और अगर y एक्सिस पर पॉइंट है यानी इस लाइन के बिल्कुल ऊपर पॉइंट है, तो यहाँ पर y की वैल्यू होगी, ठीक है, y की वैल्यू होगी और इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, x की वैल्यू 0 होगी, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर अगर पॉइंट है तो ये लाइन x की है तो x की वैल्यू है, y 0 है। यहाँ पर अगर पॉइंट है तो यहाँ पर ये लाइन y की है तो y की वैल्यू होगी, x की 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये आपके पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर वो शेप होती है जिसकी सारी साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। जब सारी साइड इसकी इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि अच्छा यहाँ पर ये होता है ओरिजिन, तो यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो तो आ गए आपके पास सिंपल 0 0। अब यहाँ पर अगर ये x की वैल्यू 3 है, y 0 है, ठीक है ना, x की वैल्यू 3 है, y 0 है, तो यहाँ पर अब ये स्क्वायर है और ये y की लाइन है। अब यहाँ पर आपके पास ये 0 के पॉइंट ये जो है ओरिजिन O, इसके पॉइंट 0 0 आ गए। अब यहाँ पर ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 3 है, y 0 है, तो यहाँ पर अब ये x 0 हो जाएगा और y की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि ये सारे आपस में बराबर है। x यहाँ 3 है तो यहाँ y 3 हो जाएगा। अब ये पॉइंट मिड में आ गया है, जब एक्सिस के मिड में पॉइंट आ जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू भी होती है और y की वैल्यू भी होती है, ठीक है। तो अब x की वैल्यू यहाँ से आपने देखनी है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 है तो ये 3 आ जाएगा। अब दूसरी वैल्यू y होता है तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और अब एक और डायग्राम है, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का ये ओरिजिन यहाँ तो आ गए 0 0। अब यहाँ पर C के पॉइंट है -4 और 0 और B के पॉइंट है 0 और -2। तो अब ये C मालूम करना है तो C सिंपल कि यहाँ पर पहला पॉइंट आएगा x का, दूसरा आएगा y का। तो x के लिए आपने यहाँ पर देखना है कि x का पॉइंट क्या है, तो x की वैल्यू -4 है तो यहाँ -4, और यहाँ पर आपने देखना है जी, जब इस साइड पर आप आएंगे तो आप y की वैल्यू देखेंगे तो y की वैल्यू 2 है तो ये 2 आ गई। सिंपल आपने इस तरीके से सवाल को समझना है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी बाद औक़ात MCQs में या शॉर्ट में पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि आप बताएं कि इन कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे आएगी, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा अब बच्चों, अब ये हमारे पास है चैप्टर 9। चैप्टर 9 में बच्चों एक ये शेप है, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है और ये भी एक राइट ट्रायंगल है। इसका एरिया गिवन है, इसका एरिया मालूम करना है। इसकी एक साइड 6 है और एक साइड 4 है। अब हमने इसका एरिया मालूम करना है, तो सिंपल बच्चों आपने ये फार्मूला याद रखना है, A1 और A2 इक्वल है L1/L2 इनका होल स्क्वायर। अब A1 मालूम करना है ना आपने, तो अब L1
अब यहाँ पर एरिया 2 है लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है क्या है कि ये शेप 1 हो गई और ये शेप आपके पास 2 हो जाएगी, ठीक है। और अब जो है, अब A1 और A2 है। अब L1 ये आपके पास 4 है, तो 4/L2 ये आ जाएगी, ये 6 है, इनका होल स्क्वायर और A1 और A2। अब A2 गिवन है तो A2 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो A2 क्रॉस 4/6 का होल स्क्वायर। अब A2 की वैल्यू 36 है, 36 मल्टीप्लाई 2/3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो अब ये जो है 9 4 टाइम 36, तो 4 4 16, तो A1 आपका 16 आ गया। और अब जो है यूनिट, अब यूनिट आप ऊपर सवाल में देखें तो सवाल में दिया गया है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपने यूनिट लाजमी लिखना है सेंटीमीटर के, ठीक है। इस तरह के सवाल जब आ जाएं तो आपने ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है जब एरिया जो है आपने मालूम करना हो या एरिया दिया गया हो और कोई एक लेंथ मालूम करनी हो, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज वो आपसे ये क्या है देता जी, मैंने मालूम करनी है L2, ठीक है, L2 मालूम करनी है, L1 भी गिवन है, A1 भी गिवन है, A2 भी गिवन है। तो यहाँ पर A1/A2 इक्वल है L1/L2 का होल स्क्वायर है ना, तो आप दोनों तरफ लेंगे अंडर रूट, ठीक है। तो A1/A2, ठीक है, A1/A2 का अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये L1/L2 है। तो फिर आपने जो भी लेंथ मालूम करनी होगी और जो दी गई होगी वो आपने क्रॉस कर देनी है, ठीक है। ये इस तरीके से फिर ये सवाल होगा अगर आपने लेंथ मालूम करनी होगी तो, ठीक है बच्चों, ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर भी वही शेप है बच्चों कि A1 गिवन है, A2 मालूम करना है, एक साइड 9 है, एक 4 है, तो सिंपल फार्मूला A1 और A2 9 और दूसरी लेंथ है 4, तो 9/4 का होल स्क्वायर। A1 अब दिया गया है, A2 मालूम करना है, तो A2 क्रॉस जो है A1 इनके साथ क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। जब ये A1, अब ये देखें A1 ऊपर है, A2 नीचे है, तो ये जब क्रॉस होगा तो ये उल्ट हो जाएगा। वो सिंपल बाकी जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी आती है, ठीक है। बस ये जो बेसिक है ये फार्मूला मैंने आपको समझाना था कि जब A1 और A2 की बात हो रही हो और जो साइड्स हैं उनकी बात हो रही हो, तो ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और अब एक और चीज़ है, इसको भी बच्चों आप देख लीजिए। और यहाँ पर बच्चों आप ये देखिए, ये एक सर्कल है, एक सर्कल है, तो इसका A1 है और A2 मालूम करना है, तो ये इसका रेडियस है, ये इसका क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पर A1 और A2 R1 और R2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बाकी एरिया जब भी आएगा तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर R1 और R2 हो जाएगा, और R1 की वैल्यू भी ये है और ये R2 की वैल्यू भी है, वो आपने यहाँ पर पुट के करनी है, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर और फिर A2 जो है वो आपने मालूम करना है। तो A1 जब यहाँ पर क्रॉस होगा तो ये उल्ट हो जाएंगे, 1.8 ऊपर चला जाएगा, 3.6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसको सोल्व करना है, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब इसका एक और सवाल है, उसको भी समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अब ये देखेंगे, यहाँ पर जो डायमीटर है वो 100 मिलीमीटर है और यहाँ पर डायमीटर आपने मालूम करना है। इसकी जो हाइट है वो 25 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है। अब आपने डायमीटर मालूम करना है, और ऊपर सवाल में आप ध्यान से अगर देखें तो आल्सो फाइंड दी रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इनका जो वॉल्यूम है उसकी उनके दरमियान रेशो भी मालूम करनी है। तो अब सिंपल डायमीटर और हाइट, इनका जो यूनिट है वो देखें मीटर है, सेम है। तो D/D, बड़े D से मुराद ये बड़ी डायग्राम और छोटे D से मुराद ये छोटी डायग्राम, ठीक है, ऊपर उसने मेंशन किया हुआ है। तो H/H आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, D की वैल्यू 100 है तो 100 क्रॉस H, और यहाँ पर D क्रॉस जो बड़ा H है उसकी वैल्यू 25 है। अब ये जो H है, H की वैल्यू में हमारे पास है 5, तो ये 25 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो छोटा D जो है वो 20 मीटर आ जाएगा। अब वॉल्यूम के दरमियान रेशो आपने मालूम करनी है, तो बच्चों सिंपल वॉल्यूम जब आ जाए तो क्यूब आ जाता है, V1 और V2, तो जो हाइट है इस हाइट का भी क्यूब, इस हाइट का भी क्यूब, और दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। H/H इनका क्यूब, तो फिर अब H की वैल्यू 25 है और स्मॉल h की वैल्यू 5 है, तो ये 5 इससे साथ के कैंसिल होगा, तो 5/1 का क्यूब, तो 5 का क्यूब आ जाएगा जी 125 और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। तो V अब डिवाइड में हो और आप इसको इस फॉर्म रेशो में
लिख सकते हैं, ठीक है, V1:V2 और 125:1। तो ये इस तरीके से आपने इसकी रेशो भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी एरिया की बात हो तो स्क्वायर आ जाएगा, वॉल्यूम की बात होगी तो क्यूब आ जाएगा, ये आपने बस याद रखना है। अब बच्चों ये दो कौन से आपके पास, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये एक साइड 15 सेंटीमीटर है। इसका V1 मालूम करना है, V2 दिया गया है 460 सेंटीमीटर। तो अब वही वाला फार्मूला V1 और V2, और अब ये यहाँ पर V1 है तो उसके सामने इसी की जो है एक साइड है 6 वो आएगी, डिवाइडेड इसकी जो दूसरी साइड। इनका क्यूब आपने जो है इनका क्यूब लेना है, V1 मालूम करना है तो V2 यहाँ से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो V2 की वैल्यू आपने पुट करनी है, इसको सोल्व करना है। 2 का क्यूब 8 और 5 का क्यूब 125। जब ये सोल्व होगा तो आपके पास V1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के जब सवाल हों तो आपने ध्यान से इनको सोल्व करना है। अब जो है इसके अहम सवाल जो सोल्यूशन है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनकी तरफ मूव करते हैं। बच्चों इस सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, तो उसको ज़रा ध्यान से आपने रीड के करना है कि एक सिलेंडर है, उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और हाइट 12 सेंटीमीटर है। फिर एक और है सिलेंडर जिसका रेडियस 7.5 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट आपने मालूम करनी है, और दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। अब जब वॉल्यूम सेम है तो फिर कैसे ये सवाल सोल्व होगा, तो इसको ज़रा ध्यान से आपने समझना है। तो बच्चों R1 जो है यानी सिलेंडर 1, और वो उसका जो रेडियस है R1 वो 5 सेंटीमीटर, उसकी हाइट H1 12 सेंटीमीटर। दूसरा सिलेंडर उसका R2 7.5 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट H2 आपने मालूम करनी है। बोथ हैव सेम वॉल्यूम, और दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है। वॉल्यूम सेम है तो उसका क्या मतलब है, V1 = V2 है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है πr²h, ठीक है। तो πr1 H1 = πr2 का स्क्वायर और H2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वॉल्यूम 2 है तो यहाँ पे R2 H2 इस्तेमाल होगा, यहाँ पे वॉल्यूम 1 है तो यहाँ पे R1 H1 इस्तेमाल होगा। पाई की वैल्यू 3.14, R1 की वैल्यू है 5 तो 5 का स्क्वायर, H1 की वैल्यू है 12 तो वो आ गया 12, इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14, R2 की वैल्यू है 7.5 उसका स्क्वायर और H2 मालूम करना है। अब ये 3.14 दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल यहीं पर हो जाता है, मगर ये मैंने आपको बताने के लिए कि पाई की वैल्यू 3.14 है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है। बाज़ जगह ये आपको 3.14 जो है उससे मल्टीप्लाई भी करवाना होगा। अब यहाँ पर दोनों साइड पे था तो इसलिए ये कैंसिल हो गया, क्योंकि 3.14 यहाँ भी अगर डिवाइड हो और इस साइड पर भी आप इसको अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा। खैर अब चलते हैं आगे। अब जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर सिर्फ रह गया 5 का स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई आ गया तो 12, 7.5 का स्क्वायर होता है 56.25 और मल्टीप्लाई साथ H2। अब 25 मल्टीप्लाई 12 ये हो जाएगा होता है 300 और ये 56.25। अब 56.25 H2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो आपके पास H2 आ जाएगा 5.33 सेंटीमीटर। यूनिट साथ लिखना लाजमी होता है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों उसकी स्टेटमेंट भी बच्चों आपके सामने है कि हमारे पास से दो ट्रायंगल्स हैं और उनका जो एरिया है उनके दरमियान जो रेशो है वो A1:A2 = 25/49 है। अब जो स्मॉलर ट्रायंगल है यानी B1, अब स्मॉलर ये है ना, देखें 25 तो A1 के साथ होगा और A2 जो है ये 49 के साथ होगा, तो स्मॉलर जो है वो 25 बनती है तो वो A1 है। तो B1 जो है स्मॉलर ट्रायंगल उसकी बेस 10 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। अब आपने जो लार्जर ट्रायंगल है उसकी बेस और हाइट आपने मालूम करनी है, ठीक है, ये उसने आपको दिया है, डायग्राम आपने खुद बनानी है। तो ये स्मॉलर ट्रायंगल है, इसका नाम 1 हो गया, ये लार्जर है इसका नाम 2 हो गया। अब इसकी जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये जो डॉटेड लाइन में ये 15 है और नीचे जो बेस है ये आपके पास है 10, उसका जो एरिया है ये 25 है। तो यहाँ पर ये लार्जर है, इसकी जो डॉटेड लाइन में जो हाइट है ये H2 मालूम करनी है, बेस है B2 ये भी मालूम करनी है, इसका एरिया सिर्फ गिवन है 49। हमारे पास फार्मूला होता है A1/A2।
अब यहाँ पर दो चीज़ें मालूम करनी है ना, दो साइड्स हैं वो मालूम के करनी है। तो पहले एक साइड के साथ यानी बेस के साथ हम इसको आपस में रिलेट करेंगे। A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड B2 आ जाएगा, ठीक है। अब A1 की वैल्यू हमारे पास है 25 और A2 की वैल्यू है 49 और B1 की वैल्यू भी है 10 और B2 हमने मालूम करना है, वो ऐसे ही आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर है। B2 मालूम करना है, इसका होल स्क्वायर है। तो अब आपने होल स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट दोनों तरफ हमने ले लिया, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये 25 का अंडर रूट 5 और 49 का होता है 7। यहाँ पे 10 ओवर B2 आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, B2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ और ये 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, ठीक है। और इसके बाद आपने B2 मालूम करना है, तो 5 जो है इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और 5 2 टाइम या 5 2 10 और 7 2 14 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ गया। और अब जो है दूसरी साइड जो है अब हाइट रह गई है, तो अब हाइट को रिलेट कर देंगे। A1 ओवर A2 इक्वल टू H1 ओवर H2 इसका होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू 25, A2 की वैल्यू 49 है, H1 ये है जी 15 आ गया और H2 मालूम करना है, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हमने बोथ साइड पर जब लेंगे तो 25 ओवर 49 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये 5/7, यहाँ पे 15/H2 आ जाएगा। अच्छा, अब जो चीज़ आपने मालूम करनी है वो नीचे है, तो जब वो चीज़ नीचे हो तो आप इसको उल्टा कर ये चीज़ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये 5/7 है, आप इसको 7/5 लिखें, ठीक है ना। ये 5 अब ये जो चीज़ मालूम करनी है वो नीचे है, तो आप इसको उल्टा दें, 7/5 कर दें और साथ 15 को मल्टीप्लाई कर दें। नहीं तो दूसरा तरीका ये वाला है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये वाला आपके लिए आसान है ताकि आप में एग्ज़ाम में मिस्टेक ना हो। तो अब ये 5 3 दा और 7 3 दा 21 सेंटीमीटर आपके पास H2 आ गया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। बच्चों, सवाल की स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको ज़रा ध्यान से आप लोगों ने रीड के करना है कि बेस एरिया ऑफ x रेशो बेस एरिया ऑफ y आपके पास है 16:25। आपने रेशो ऑफ हाइट, रेशो ऑफ एरिया ऑफ कर्व सरफेस और रेशो ऑफ वॉल्यूम मालूम करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, बेस एरिया ऑफ x रेशो बेस एरिया ऑफ y है। अब बेस एरिया ऑफ x ये 16 है, बेस एरिया ऑफ y ये 25 है। और आपने रेशो ऑफ हाइट, रेशो ऑफ एरिया ऑफ कर्व सरफेस, रेशो ऑफ वॉल्यूम ये मालूम करना है। अब बेस, सबसे पहले ना बच्चों हम बेस एरिया रेशो को आपने ध्यान से समझना है, बहुत अहम चीज़ है ये। आपको अगर से समझ आ गई तो सारा सवाल हो जाएगा। बेस, अब देखिए AX डिवाइडेड बाय AY यानी ये एरिया है, इक्वल है 16/25। अब एरिया डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ R, तो इसका क्या मतलब हुआ कि AX ओवर AY इक्वल टू R1 ओवर R2 का होल स्क्वायर है। अब ये 16/25 जो है ये R1 ओवर R2 के स्क्वायर के इक्वल है। अब स्क्वायर को हमने करना है ख़त्म, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो है ये बोथ साइड पर ले लेंगे अंडर रूट, ठीक है। ये के साथ कैंसिल हो जाएगा, R1 ओवर R2 इक्वल टू 16/25 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है। 16/25 ये 4/5 हो जाएगा, तो आपके पास R1 ओवर R2 4/5 हो गए। यानी कि यहाँ पर ये जो है ये आप इसे RX ओवर RY भी कह सकते हैं। अब रेशो ऑफ हाइट आपने मालूम करनी है, तो अब ये रेडियस अगर 4/5 है तो रेशो ऑफ हाइट भी 4:5 के हिसाब से ही होगी, 4:5। तो रेशो ऑफ हाइट भी यही आ जाएगी। फिर है जी आपके पास जो है आपने मालूम करना है CSA, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो अब सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चों 2πRH। तो अब ये एक x है एक y है, तो 2πRX HX रेशो 2πRY HY। अब ये 2π से हो जाएगा कैंसिल, तो RX HX रेशो RY HY आ जाएगा। अब जो है हमारे पास ये यहाँ पे रख लेते हैं, चलें इसे। अच्छा, अब ये R भी हमारे पास 4 है, ये यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। R भी हमारे पास ये जो है R ये भी 4 है और जो हाइट है ये भी हमारे पास है 4 और 5, ठीक है। अब वही यहाँ पर हमने पुट कर देना है। RX 4
एच एक्स भी 4, आर वाई 5 और एच वाई भी 5, 4 4 16, 5 5 25, तो 16:25 आपके पास सी एस ए आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है वॉल्यूम रेशो, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है आर स्क्वायर एच। अब आर एक एक्स है एक वाई है, तो आर स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है, और एक आ जाएगा आर स्क्वायर वाई, और वाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 4 है, और आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर, और जो एच है हाइट है वो भी 5 है। तो 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 4, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 5, 16 4 64 रेशो 25 मल्टीप्लाई 5, तो ये 120, 64 रेशो 125 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसको करना है। यहाँ पर ये जो चीज़ है, इस चीज़ पर आपने फोकस रखना है, ठीक है। यहाँ से इसी एरिया से ही आपने R1 और R2 इसमें मेथड से मालूम किया। जब ये हो गया तो अगर रेशो जो रेडियस है उनके दरमियान अगर ये रेशो है, तो जो हाइट है हाइट के दरमियान भी यही रेशो होगी। ये पॉइंट आपने क्लियर रखना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब बच्चों दो क्वेश्चन हैं, उनकी स्टेटमेंट आपके सामने है। तो पहले है जी, 2 क्यूब्स आर सिमिलर। 2 क्यूब्स हैं बच्चों, वो हमारे पास सिमिलर्स हैं। हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूब इज 1/3 ऑफ द बिगर वन, ठीक है। तो हमने रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब टू द स्मॉलर क्यूब एक पार्ट मालूम करना है, और दूसरा फाइंड सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब इफ़ स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो यहाँ पर देखिएगा ज़रा बच्चों, दो क्यूब्स हैं जो कि सिमिलर्स हैं। हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूब ये इक्वल है 1/3 ऑन दी बिगर वन। अब इसका क्या मतलब है, इसको आगे चल के देखते हैं। तो हमने फाइंड रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब टू दी स्मॉलर क्यूब मालूम करना है, और दूसरा फाइंड सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब इफ़ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब इज़ 350 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो अब बच्चों यहाँ पे जो 1/3 का मतलब है, इसको समझिएगा ज़रा पहले, तो आपका सारा सवाल हल हो जाएगा। 1/3 का मतलब है 1/3, तो 1/3 का मतलब है 1:3। तो क्यूब स्मॉलर रेशो क्यूब लार्जर इक्वल आ गई हमारे पास 1:3। अब सरफेस एरिया की जो रेशो है, अब एरिया है तो सिंपल आप दोनों का स्क्वायर ले लें। 1 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस पार्ट पर आपने फोकस करना है, ठीक है। इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा इनको समझने की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो दूसरा है कि एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर हमने मालूम करना है, और सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर हमें दिया गया है। तो AL ओवर AS इक्वल टू आ जाएगा 3/1, ठीक है। ये जो है, क्योंकि 3 जो है ये लार्जर के साथ है और 1 स्मॉलर के साथ है, 3/1 का स्क्वायर। अब AL ओवर जो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर की क्यूब है वो है जी 350 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9/1 हो जाएगा। ये 350 क्रॉस होगा, तो ये 350 मल्टीप्लाई 9, तो ये आ जाएगा 3150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसी तरीके से सिंपल तरीके से आपने इसको सोल्व कर लिया है। और एक और सवाल है बच्चों, ये भी आसान है और अहम सवाल है कि हमारे पास लेंथ ऑफ एक्चुअल वाल वो है 10 मीटर, और लेंथ जो मैप पे शो हुई है वो हुई है 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ वाल ऑन मैप, और मैप पर जो उस वाल का जो एरिया है वो है 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया ऑफ एक्चुअल वाल मालूम करना है। तो अब यहाँ पर अब आप अगर ये 5 को 10 के साथ डिवाइड करें तो ये आता है 2, यानी 1 सेंटीमीटर 2 मीटर के बराबर है। आप दोनों का अगर स्क्वायर लें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैप पर जो एरिया है वो है 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एक जो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये 4 मीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रखते हैं, ये यहाँ पर। अब ये देखिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर 4 मीटर क्यूब है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह दोनों बराबर है ना, तो हमने 4 मीटर स्क्वायर लिख दिया। तो अब 40 इन 100 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5600 मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया है। तो ये सवाल इस तरह के जब आ जाते हैं तो इनको इस तरीके से सोल्व किया जाता है। काफ़ी आसान सा मेथड है। एक और सवाल है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं। बच्चों अब एक प्लॉट है,
और रेगुलर हेक्सागोनल उसकी शेप है और उसे वन साइड ऑफ द प्लॉट जो है वो 10 मीटर लॉन्ग है। हमने मालूम करना है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ प्लॉट 500 पर मीटर है और एरिया ऑफ प्लॉट मालूम करना है और द कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट रुपीज़ 500 पर मीटर स्क्वायर है। तो अब है बच्चों हमारे पास रेगुलर हेक्सागोनल का मतलब क्या है कि उसकी 6 साइड्स हैं, तो एन हमारे पास 6 है, एक साइड उसकी 10 मीटर है। तो हमने कॉस्ट ऑफ फेंसिंग मालूम करनी है जो कि 500 पर मीटर है और एरिया ऑफ प्लॉट और द कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट रुपीज़ 500 पर मीटर स्क्वायर है। जो फेंसिंग है ये पर मीटर होती है और जो फिलिंग है ये मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आपने अब सारी साइडों पे के करनी है, ठीक है, जितनी भी उसकी साइड्स है। ठीक, तो उसका मतलब क्या है कि आपने पेरीमीटर मालूम करना है और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब साइड्स तो फार्मूला हो गया एन एल, एन से मुराद नंबर ऑफ साइड्स वो 6 हैं और एल से मुराद लेंथ वो 10 है। तो 10 मल्टीप्लाई 6 ये आ गया 60 मीटर। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो कॉस्ट ऑफ जो फेंसिंग है वो आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई 500, तो वो आ जाएगा 30,000 रुपीज़। ठीक है, एरिया मालूम करना है तो रेगुलर हेक्सागोनल का जो एरिया है मालूम करने का फार्मूला है 3√3/2 ए का स्क्वायर। ए से मुराद क्या है कि यहाँ पर जो लेंथ दी गई है एल का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 3√3/2 एल है 10, तो जब आप इस 10 का स्क्वायर 100, तो 100 से सारे को जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 259.8 मीटर स्क्वायर। अब तीसरी चीज़ है दी कॉस्ट ऑफ फिलिंग ऑफ द प्लॉट आपने मालूम के करनी है और वो है 500 पर मीटर स्क्वायर। तो अब कॉस्ट के लिए ए आपको मालूम होना चाहिए, एरिया तो एरिया आपने मालूम कर लिया है, तो सिंपल एरिया को आपने 500 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलिंग जो है ये आप यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो भी देख सकते हैं कि मीटर स्क्वायर में है, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसका एरिया मालूम किया है। और जो कॉस्ट ऑफ प्लॉट ऑफ फेंसिंग है ये सिर्फ मीटर में है, तो इसलिए हमने इसका पेरीमीटर मालूम किया है। ठीक है, और अब 2 बहुत अहम सवाल है बच्चों, वो आपने अब लाजमी समझने हैं, तो जो 2025 के पेपर में भी आए थे तो वो आपके अब सामने हैं। जो सवाल आपके सामने है कि एक टेलीफोन कंपनी है, उसने एक न्यू टावर लगाना है, तो उसके बाद दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। आपने इक्वेशन ऑफ लोकस मालूम करनी है, तो इक्वेशन ऑफ लोकस का नाम पढ़ के आपने परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान होता है। इक्वेशन ऑफ लोकस यानी पॉइंट्स लो फॉर्म ही है आपके पास, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब दोनों पॉइंट्स आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले आपने मालूम कर लेना है m यानी स्लोप, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब p और q जो दोनों पॉइंट हैं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो वह y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -5, x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 8 और x1 की वैल्यू 2। तो यहाँ पर आ गया जी 5 में से 3 माइनस हुए तो 2 आ गया, बड़ी वैल्यू 5 है उसका साइन, 8 में से 2 हुए तो 6, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो -1/3 ये आपके पास स्लोप आ गया है। अब इक्वेशन ऑफ लोकस में एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, चैप्टर 8 में जो हमने पॉइंट्स लो फॉर्म मालूम की, उसमें m मालूम करने के बाद ये वाला x1 और y1 हमें इसके अंदर पुट करते थे। तो इक्वेशन ऑफ लोकस जब आ जाएगा तो आपने इसका मिड पॉइंट भी मालूम करना है। तो हमें मिड पॉइंट का फार्मूला बच्चों आपको याद है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला आपको लाजमी याद होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास ये x1 y1 x2 y2 भी है, तो उनकी वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, x1 x2 2 प्लस 8/2 और ये 5 प्लस 3/2, ये आ गया 10/2, ये 5 आ जाएगा, ये 8/2 ये 4 आ जाएगा आपके पास। अब मिड पॉइंट मालूम हो गया है, तो अब जब मिड पॉइंट मालूम हो गया तो ये आपके पास x1 है, ये आपके पास y1 है, अब m भी है और x1 y1 भी है, तो अब आपने इसके अंदर इसको पुट कर देना है, तो इक्वेशन ऑफ लोकस आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इससे परेशान आपने पेपर में ये लफ्ज़ पढ़ के बिल्कुल नहीं होना, सिंपल सा ये सवाल है। अब आगे वही है बच्चों, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1। y ऐसे ही y1 की वैल्यू है 4, m की वैल्यू है -1/3, x ऐसे ही और x1 की वैल्यू है 5। तो अब ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये 3 और y माइनस 4 इक्वल टू -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3y माइनस 3 4 12 माइनस एक्स प्लस 5। अब x की वैल्यू माइनस है तो इसको शिफ्ट कर देंगे इस साइड पर, माइनस एक्स इस साइड पर आएगा तो प्लस एक्स, ये प्लस 3y माइनस 12 प्लस 5 इस साइड पर आएगा तो -5, x प्लस 3y माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 5 माइनस 17। ये आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लोकस का मतलब ये है कि आपने पॉइंट स्लो फॉर्म जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो दोनों पॉइंट का पहले आपने m मालूम करना है, फिर उनका मिड पॉइंट मालूम करना है, फिर उन दोनों को यहाँ पर पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों अब ये 2025 में भी ये सवाल था कि आपके पास ये एक शेप है ABCDEF है, ठीक है, और ये आपके पास एक हेक्सागोनल शेप है ABCDEF है। तो सारी साइड जो है इसकी 6 है और इसके दरमियान में एक बनी हुई है ट्राइएंगल, ठीक है, एक ट्राइएंगल बनी हुई है। अच्छा, अब ना ये जो है ट्राइएंगल यहाँ पर जो है एंगल, अच्छा अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसकी ये जो नीचे वाली साइड है 3 + 3, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। जब तीनों साइड आपस में बराबर है तो इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, ठीक है, आपके पास इक्विलेटरल ट्राइएंगल है। अब आपने एंगल ऑफ AGB, एंगल ऑफ AGH, ठीक है, AGB और AGH मालूम करना है, फिर लेंथ ऑफ AH और GH आपने मालूम करनी है, फिर एरिया ऑफ ट्राइएंगल AGB, इसका एरिया मालूम करना है, फिर एरिया ऑफ हेक्सागोनल रूफ भी आपने मालूम करना है। अब बच्चों ये इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, इक्विलेटरल ट्राइएंगल है, इसका मतलब है ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60 और ये भी एंगल 60 है। जब तीनों एंगल 60 हैं तो ये सारा एंगल 60 हो गया, ठीक है। तो AGB ये आपने मालूम कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। AGB ये आपके पास आ गया यहाँ पर 60 डिग्री, क्योंकि तीनों साइडें जब इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये जो है ये आपके पास ये जो पूरा एंगल है AGB, ये वाला सारा एंगल ये 60 हो गया है। फिर आपने AGH मालूम करना है। अब ये एंगल हाफ हो गया, ठीक है ना। अब ये जो है एंगल ये यहाँ पर इस तरह शेप बन रही है, तो अब ये एंगल हाफ हो गया, तो पूरा ये जो है 60 है तो ये हाफ कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये AGH 60/2 ये आपके पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है। ये आपने इसको अब जो है, और दूसरा ये पूरी आपके पास 6 है, ठीक है ना। ये अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये भी 6 है, तो ये AH जो है ये 3 हो जाएगी। तो ये AH जो AH मालूम करना है वो भी यहाँ से आपके पास आ गई 3। अब ये GH आपने मालूम करना है, ये 6 है, ये 3 है, तो यहाँ पर आपने अब पाइथागोरस का थ्योरम इम्प्लीमेंट करना है। अब आपने मालूम करनी है साइड G और H। अब यहाँ से यहाँ तक ये 3 है, ये H है, तो सिंपल आपने यहाँ पर वो पाइथागोरस का जो थ्योरम है P² + B² = H का स्क्वायर इम्प्लीमेंट कर देना है। P ये जो है परपेंडिकुलर ये मालूम करना है ये, और ये B² दूसरी तरफ जाएगा, H² - B का स्क्वायर हो जाएगा। H जो है हाइपोटेन्यूज ये 6 है, माइनस B ये है 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 - 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 36 - 9, तो 6 माइनस हुए तो ये आ गया जी 27। तो अब ये P का स्क्वायर है, दोनों तरफ आप इसका अंडर रूट लेंगे, तो 27 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो आपके पास आ गई है। अब एरिया ऑफ ट्राइएंगल AGB ये आपने मालूम करना है, तो ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइएंगल AGB, एरिया ऑफ द ट्राइएंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस है AB क्रॉस GH, ठीक है, तो AB है 6 और GH जो है अभी √27, ये 3/3 √3 आ गया, ठीक है। और ये इसके साथ कैंसिल होगा 2 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो ये 3 3 9 √m² आ जाएगा। एरिया ऑफ हेक्सागोनल, तो ये वो आपको मालूम है 3 √3/2 और L का स्क्वायर होता है, L 6 है, तो ये आ गया जी 6 का स्क्वायर जो है 36, ये 2 के साथ के कैंसिल होकर 18, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 54
√3 मीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो ये थे बच्चों चैप्टर 7 और 9 के अहम सवाल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।